ओके, हाय एवरीवन। सो हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड है। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे हमारा मोमेंट ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हिंदी में हम आप देख लीजिए, पहला टॉपिक हमारा क्या है, स्विच आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र तथा किसी बिंदु पर बहुध्रुवों की अभिधारणा, मतलब विभव निकालना है। सो बेसिकली मैं बता देती हूँ हम करने क्या वाले हैं। इस टॉपिक के अंदर हम क्या पढ़ेंगे कि हमें एक पॉइंट चार्ज होता है Q, उससे कितनी भी दूरी पर अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना पड़े तो हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है KQ/R², और पोटेंशियल के लिए हमारे पास क्या होता है, KQ/R होता है। लेकिन अगर हमारे पास ये चार्ज पॉइंट चार्ज ना होकर किसी रैंडम वॉल्यूम के अंदर, मतलब किसी भी शेप के वॉल्यूम में अच्छे से डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इसकी वजह से हमें किसी पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो और पोटेंशियल निकालना हो तो हम कैसे उसको सॉल्व करेंगे। इस डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से बहुत दूर पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल निकालना है, वही हमारा इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि हम ये टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये स्वेच्छ आवेश वितरण जो बोल रहा है ना, इसका मतलब है आर्बिट्रेरी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किसी पर्टिकुलर शेप में नहीं है, रेंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है हमारे पास, है ना। तो उसकी वजह से ये हमें मल्टीपोल के बारे में भी बताएगा। मल्टीपोल क्या होता है तो वो हम पढ़ेंगे। इंग्लिश मीडियम के जो है वो मैं थ्योरी साथ साथ में दिखाती रहूंगी, जैसा कि मैंने हमारा वो चल ही रहा था कि आपको नोट्स प्रिपेयर करने में दिक्कत ना आए। सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, माना किसी बंद निकाय में आवेश स्वच्छ रूप से वितरित है। इसका मतलब है कि ये वाला जो यहाँ पे अपने पास वॉल्यूम है जो मैं ड्रॉ कर रही हूँ, ये देख लीजिए आप, ये वाला वॉल्यूम है, इसके अंदर हमारे पास जो चार्ज है वो फैला हुआ है। ओके, अब आवेशों द्वारा किसी बाह्य बिंदु पर विभव का मान ज्ञात करने के लिए, यानी कि हमें कोई बाहर, ये जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है इसके बाहर हम कोई पॉइंट ले रहे हैं, और वो पॉइंट डायग्राम में आपको दिख रहा है, यहाँ पर हम ले रहे हैं उसको P। ओके, उस पॉइंट को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं P से। इस P पर हम इसकी वजह से पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो वो निकालने के लिए हमारे पास कोई डायरेक्ट फॉर्मूला तो है नहीं, इसलिए हम क्या करेंगे, संपूर्ण निकाय को छोटे छोटे आयतन अल्पांशों में विभाजित करते हैं। इसका ये मतलब है कि हम यहाँ पर जो पूरा हमारा ये वॉल्यूम था इसको छोटे छोटे वॉल्यूम एलिमेंट्स में डिवाइड करेंगे। वैसा ही एक छोटा सा वॉल्यूम एलिमेंट यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, और इसका वॉल्यूम कितना लेके चल रहे हैं, हम dV लेके चल रहे हैं इस पूरे के अंदर। और इस dV वॉल्यूम के अंदर जो चार्ज है, मान लीजिए वो कितना आ रहा है हमारे पास, dQ चार्ज आ रहा है। तो इसका जो वॉल्यूम है वो dV है, और उसमें चार्ज डेंसिटी कितनी है हमारे पास, रो है। अब रो चार्ज डेंसिटी जो है वो मैंने आपको बता रखा है कि रो का फॉर्मूला कितना होता है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, एकांक आयतन में आवेश की मात्रा। तो उसका फॉर्मूला कितना होगा हमारे पास, यहाँ पे dQ/dV होगा। तो यहाँ पे चार्ज डेंसिटी हमें दी हुई है। तो अब देखिए हमारे पास कितना आ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि अगर हमारे पास रो की वैल्यू कितनी है, dQ/dV है, तो यहाँ से मैं आपको dQ की वैल्यू निकालूं, चार्ज कितना है, तो चार्ज कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, रो dV। तो आवेश की मात्रा यानी चार्ज कितना हो जाएगा हमारे पास, रो dV। अब हमें क्या बोल रखा है, कुछ डिस्टेंसेस देखो कि हमारे पास जो भी हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी कि ये जो पूरा वॉल्यूम हमारे पास है, हम इसे किसी ऐसी जगह पर रखते हैं जहां पर हमारे पास 3 एक्सिस हैं, XYZ, और उनका जो सेंटर पॉइंट है वो है O। ठीक है, तो हमारे पास मूल बिंदु जो है वो है O, और इस अल्पांश यानी जो छोटा सा वॉल्यूम एलिमेंट हमने लिया है dV, उसकी जो डिस्टेंस है वो क्या है, स्मॉल r। तो डायग्राम में देखिए स्मॉल r कौन सा है, ये देखिए O पॉइंट आपका यहाँ पे हो गया, और dV आपका यहाँ पे है, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, r है। अब जिस पॉइंट पर हमें निकालना है पोटेंशियल, वो पॉइंट हमने लिया है P। ओके, तो ओरिजिन से यानी मूल बिंदु से हमारे इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट यानी प्रेक्षण बिंदु, इसकी जो दूरी है वो दूरी हम लेके चल रहे हैं कैपिटल R। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, कैपिटल R, और जो हमारा एलिमेंट है उसकी डिस्टेंस हमारे पास है स्मॉल r, और जो एलिमेंट हमने लिया है उससे ऑब्जर्वेशन पॉइंट P की जो डिस्टेंस है वो हमने ली है स्मॉल a। तो आपको कैपिटल R, स्मॉल r और a, इन तीनों डिस्टेंसेस का पता होना चाहिए कौन किस किस से दूर है। ऑब्जर्वेशन पॉइंट हमारा कहाँ है, P पर है, जहां पर हमें पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। हमारा ओरिजिन कहाँ पे है, O पे है, और वॉल्यूम एलिमेंट कहाँ है, dV पे है। इन तीनों के बीच में आपस में डिस्टेंस है r, स्मॉल r और a, यही यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में बताया हुआ है। ठीक है, z अक्ष पर स्थित बाह्य बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी कैपिटल R, जो मैंने अभी बताया, और आयतन अल्पांश जो हमने लिया है उसकी दूरी हमारे पास स्मॉल a है। अब हम क्या करेंगे कि हमने ये जो वॉल्यूम एलिमेंट लिया है ये बहुत छोटा लिया है, तो इसके अंदर जो चार्ज है वो अगर dQ है,
तो इस छोटे से एलिमेंट के अंदर जितना चार्ज है उसकी वजह से पॉइंट P पर अगर पोटेंशियल निकालना पड़े तो वो कितना फॉर्मूला होगा, KQ/R होता है। तो K लिख लिया, चार्ज कितना होगा DQ लेना पड़ेगा क्योंकि इस एलिमेंट में कितना चार्ज है DQ, और डिस्टेंस हमारे पास जो चार्ज होता है और ऑब्जर्वेशन पॉइंट होता है उनके बीच की डिस्टेंस जो कि फिलहाल कितनी है हमारे पास A हो जाएगी। आई होप ये समझ में आ रहा है, क्योंकि देखो वॉल्यूम एलिमेंट हमारे पास यहाँ है, यानी इसमें चार्ज है DQ और जहां निकालना है आपको वो पॉइंट P है और ये दूरी A है। तो फॉर्मूला कितना हो जाएगा पोटेंशियल का, KQ/R। इसको हम D5 बोल रहे हैं, ध्यान रखिएगा यहाँ पर फाई फ्लक्स नहीं है, फाई यहाँ पर पोटेंशियल की वैल्यू है। ओके, सो हमारे पास पोटेंशियल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये देखिए DQ की जगह ये रख रखा है ना, और ये हमारा K हो गया, तो KQ और अपॉन R की जगह मैंने क्या लिया है, A लिया है। ओके, आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। इंग्लिश में भी अगर आप देखना चाहें तो ये जो डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन आप खुद देख लीजिएगा, क्योंकि जो हिंदी में मैंने बोला है वही डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पर दिया हुआ है। दिस इज DV और हमारे पास ये डिस्टेंसेज है, डायग्राम सेम टू सेम वही है, कैपिटल R स्मॉल a स्मॉल r सेम टू सेम वही है। Z एक्सिस पे हमने लिया है पॉइंट P, यहाँ पर हमें पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है और इलेक्ट्रिक फील्ड की निकालनी है। ओके, उसके बाद हमारे पास चलिए वापस, क्योंकि थ्योरेटिकल जो चीज है वो तो सारी की सारी हमारे पास किस में होगी, उसी में ही होगी, हिंदी इंग्लिश में सेम ही होगी, इसलिए हम डेरिवेशन वाला पार्ट जो है वो कंबाइन कर लेंगे। अब हमें टोटल पोटेंशियल निकालना है, तो हमारा पूरा वॉल्यूम जो है उसको ऐसे ही छोटे छोटे पार्ट में हमने कन्वर्ट कर लिया, सबकी वजह से हमने पोटेंशियल निकाल लिया। तो पॉइंट P पर अगर हमें टोटल पोटेंशियल निकालना है तो सारे छोटे छोटे पोटेंशियल का क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, क्योंकि समेशन तो हम कर नहीं सकते, क्योंकि समेशन में तो लिमिटेड नंबर होना चाहिए, और मान लीजिए बहुत ही छोटे छोटे एलिमेंट हमने लिया है तो अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास हो जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पर इंटीग्रेशन कर दिया है। तो ये टर्म तो कांस्टेंट आएगा और हमारे पास इस टर्म पे इंटीग्रेशन हमारा लगा दिया। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। अब बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर हमारा जो डीवी है वॉल्यूम एलिमेंट है उसका जेड एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनता है, तो पिक्चर में हमें ये एक फॉर्मूला जो है वो मिलता है या नहीं। तो वापस पिक्चर पे आ जाइए। ओके, और हमारा यहाँ पर एक बार मैं इरेजर ले लेती हूँ ताकि मैं आपको ये दिखा पाऊं कि यहाँ पर थीटा और ये सब क्या है। थीटा एंगल आई होप आपको दिख रहा होगा, मेन हमें इसी ट्राइंगल पे फोकस करना है। ओके, अब ये देखिए, ये कह रहा है कि जो ये स्मॉल r है, मतलब डीवी की लोकेशन, डीवी का जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या है, r है, वो हमारे ऑब्जर्वेशन पॉइंट जो कि कहाँ पे है, z एक्सिस के ऊपर है, और z एक्सिस के साथ ये हमारा जो एंगल बन रहा है यहाँ पे, इफ दिस इज एंगल थीटा, तो एक ट्राइंगल आपको यहाँ पर दिख रहा है, इस तरह से ट्राइंगल आपको दिख रहा है। ओके, और यहाँ पर एंगल थीटा है, और हम जानते हैं कि एक वेक्टर आपका ये है, मान लीजिए स्मॉल r, एक वेक्टर आपका ये है मान लीजिए कैपिटल R, और एक वेक्टर आपका ये है वो मान लीजिए आपका स्मॉल a। तो यहाँ पर अगर वेक्टर लॉ लगाएं तो जो कैपिटल R है, क्योंकि थीटा किस किस के बीच में है, थीटा है हमारा कैपिटल R और स्मॉल r के बीच में, तो वेक्टर ट्राइंगल लॉ अगर आपने पढ़ा हो थोड़ा बहुत तो आप क्या क्या लिख सकते हैं, हमें देखो ये स्मॉल r मिला था, ये हमें कैपिटल R मिला था, और ये हमें इस a मिला था, और यहाँ पर एंगल थीटा है। जिन दो वेक्टर के बीच में थीटा एंगल बनता है, सामने वाला रिजल्टेंट होता है, तो हम क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर इज इक्वल टू, ये ध्यान होगा आपको कि a इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट पहला वेक्टर का स्क्वायर मतलब r स्क्वायर, प्लस दूसरे वेक्टर का स्क्वायर मतलब स्मॉल r स्क्वायर, और माइनस 2r इंटू कॉस ऑफ दोनों के बीच का एंगल। तो ये आपने 11th-12th की मैथ्स में वेक्टर के अंदर, वेक्टर ट्राइंगल लॉ के अंदर पढ़ा होगा, रिजल्टेंट का इस तरह से फॉर्मूला होता है। तो अगर a स्क्वायर हमारे पास ये आ चुका है, तो दोनों साइड में अगर अपन वो क्या लेते हैं, दोनों साइड में अपन वो करते हैं, क्योंकि मुझे इसकी कैलकुलेशन करके बतानी पड़ेगी, तो मैं ये ले लेती हूँ यहाँ पे, है ना। a स्क्वायर हमारे पास कितना आ जाएगा, r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस 2 कैपिटल R कॉस थीटा। अब क्या करेंगे, हम दोनों साइड में 1 अपॉन कर देते हैं, तो 1 अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस 2r कॉस थीटा। ओके, तो हमारे पास क्या आता है, दोनों साइड में रूट ले लेते हैं, तो इधर तो 1 अपॉन a आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा, 1 अपॉन r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस 2r कॉस थीटा की पावर 1/2। अब क्या करेंगे, 1 अपॉन a को लिख सकते हैं, इसको अगर ऊपर ले जाओ तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस, उससे पहले एक चीज करते हैं, नहीं तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, तो एक काम करते हैं, cos थीटा की पावर 1/2 ही रहने देते हैं।
अभी तक अपन इतना कर लिया। अब देखो 1/a इज इक्वल्स टू 1/, इसके अंदर से हम क्या करते हैं, टर्म कॉमन लेना है हमें, और वो कॉमन लिया है यहाँ पे 1/r, r कॉमन लिया है। अब r कॉमन लेने के लिए देखो आपको क्या करना है, अगर मैं ये r स्क्वायर बाहर ले लेती हूँ तो इस r स्क्वायर के साथ में इसका 1/2 पावर अप्लाई होके फिर ये बाहर आएगा, तो बाहर आएगा r स्क्वायर की पावर, बाहर क्या आएगा, r स्क्वायर की पावर 1/2 कॉमन आएगा, तो 2 से 2 कैंसिल आउट होके हमें बाहर क्या मिलेगा, r ही मिलेगा। तो अंदर क्या बचेगा, अंदर सारे टर्म से आपको r स्क्वायर को डिवाइड करना पड़ेगा, तो r स्क्वायर बाय r स्क्वायर फर्स्ट टर्म, r स्क्वायर बाय r स्क्वायर सेकेंड टर्म, -2r cos थीटा अपॉन r स्क्वायर और इसकी पावर 1/2। ये चीज आपको समझ में आ गई तो आगे दिक्कत नहीं आएगी। अब क्या करना है अपन को, 1/r को रहने दीजिए, यहाँ पर क्या बचा 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस एक आर से एक आर कैंसिल आउट, तो 2 स्मॉल आर कॉस थीटा अपॉन आर बच गया और इसकी पावर 1/2। अब क्या करना है, अब लेके जाइए इसको, तो इस 1/r को तो मैं एज इट इज रख लेती हूँ और बाकी ब्रैकेट वाले को पूरे को ऊपर भेज देते हैं, तो ऊपर क्या बचेगा 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर -2r cos थीटा अपॉन r की पावर -1/2। ये हमें मिल गया 1/a की वैल्यू। अब आपको एक चीज बतानी है मुझे, हिंदी में कहते हैं द्विपद प्रमेय या द्विपद विस्तार और अंग्रेजी में कहते हैं बाइनोमियल एक्सपांशन। बाइनोमियल एक्सपांशन में क्या होता है, 1 प्लस एक्स की पावर n का फॉर्मूला होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस n(n-1) अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एंड सो ऑन। ये तभी होता है जब आपका ये टर्म जो होता है वो क्या होना चाहिए, बहुत ही छोटा होना चाहिए, किसके कंपैरिजन में, 1 के कंपैरिजन में, मतलब x शुड बी वेरी वेरी लेस देन 1, तब आप ये वाला एक्सपांशन लगा सकते हैं। यहाँ हम क्या करेंगे, अगर हमें ये 1 तो मिल रहा है, इस 1 से कंपेयर कर लेते हैं, तो इसका मतलब ये वाला टर्म अगर हमारा बहुत छोटा हो जाता है तो हम ये एक्सपांशन यूज कर सकते हैं। और ये टर्म कब छोटा होगा, जब हम कैपिटल आर को बहुत बड़ा ले लेते हैं। आर का नंबर अगर बहुत बड़ा हो गया तो क्योंकि आर डिनोमिनेटर में है तो डिनोमिनेटर वाली चीज बहुत बड़ी हो जाएगी, तो ऑब्वियसली बाकी टर्म क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। किसी चीज को बहुत लार्ज नंबर से अगर आप डिवाइड करते हो तो वो टर्म अपने आप क्या हो जाता है, वो बहुत छोटा हो जाता है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, हाँ ये वाला टर्म हमारा हो जाएगा x, ओके, जब ये कंडीशन लगा देंगे तो, और ये हो जाएगा हमारा 1 और ये हमारा हो जाएगा n। अब देखो आपके पास 1 है प्लस x हो जाएगा की पावर n, तो ये सेम जो है ये हमें यहाँ पे लगाते हैं, तो 1/a इज इक्वल्स टू, ध्यान से देखिएगा 1/r, सबसे पहले ये पूरा टर्म x है तो हमें यहाँ पर क्या करना है 1, ये 1 हो जाएगा प्लस nx, n की जगह क्या लेना है -1/2, x की जगह हमें क्या लेना है, ये पूरा का पूरा टर्म कौन सा, आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर -2 स्मॉल r cos थीटा अपॉन r, 1 प्लस एन एक्स हो जाए। अब क्या करना है, प्लस n इंटू एन माइनस वन, n इंटू एन माइनस वन, तो n कितना है -1/2 -1/2 अपॉन 2 फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 ही होती है क्योंकि 2 इंटू 1 होता है, तो वो कितना हो जाएगा 2। साथ में यहाँ पर क्या करना है, x का स्क्वायर आता है, सॉरी x का स्क्वायर मैं लिखना भूल गई थी, x का स्क्वायर, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, x का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर का मतलब आपका हो जाएगा आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर -2r cos थीटा अपॉन कैपिटल R का स्क्वायर। बाकी के टर्म हम नहीं लिखेंगे तो हम वो कर देते हैं, मतलब उसमें वो कर दिया हमने सीक्वेंस को डॉट डॉट लगा के आगे, क्योंकि छोटे होते जाएंगे वो नंबर। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, देखो तो लेफ्ट हैंड साइड को मैं वापस नहीं लिख रही हूँ, राइट हैंड साइड को ही लिख रही हूँ 1/r। अब देखो ये 1, ये तो हो जाएगा माइनस और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -r स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर। अब यही -1/2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, और इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें मिल जाएगा प्लस का r cos थीटा अपॉन r, ठीक है। ये -1/2 -1 कितना हो जाएगा, माइनस का 3/2 और ये -1/2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा 3/4 और नीचे वाला 2 और है तो ये हमें मिल जाएगा प्लस का 3/8, प्लस का 3/8। और यहाँ क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाते हैं, अप्लाई करते हैं, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर में क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सबसे पहले a का स्क्वायर करते हैं, तो a का स्क्वायर में आ जाएगा r की पावर 4 और r की पावर 4, a स्क्वायर हो जाएगा प्लस b स्क्वायर में आ जाएगा 4r स्क्वायर
कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन आर स्क्वायर, माइनस का 2ab, माइनस का 2ab 2r कॉस थीटा r। ठीक है, आई होप यहां तक सबको समझ में आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। 1/r 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर प्लस r कॉस थीटा अपॉन r, इसको अंदर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा प्लस का 3r की पावर 4 अपॉन 8r की पावर 4। इसी टर्म को यहाँ ले जाते हैं तो ये 4 से ये 8 कैंसिल आउट हो जाएगा और 3/2 आ जाएगा और साथ में मिलेगा हमें r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन r स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा माइनस का 2 और 2 मल्टीप्लाई होके कितना हो जाएगा 4 और r क्यूब कॉस थीटा अपॉन कैपिटल R का क्यूब। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 1/r है। अब हम एक चीज करेंगे, क्योंकि कैपिटल R की वैल्यू बहुत ज्यादा है, कैपिटल R की वैल्यू क्या है, बहुत ज्यादा है, तो सबसे मतलब कैपिटल R बहुत लार्ज है तो उसकी जैसे जैसे पावर बड़ी होती जाएगी वो चीज और बढ़ती जाएगी, राइट, मतलब क्वांटिटी छोटी होती जाएगी, नीचे R की पावर जैसे जैसे बढ़ती जाएगी टर्म हमारा क्या होता जाएगा, और ज्यादा छोटा होता जाएगा। तो आप देखिए सबसे हाईएस्ट पावर किसमें है, इसमें R का स्क्वायर है, इसमें R की पावर 1 है, इसमें R की पावर 4 है, इसमें R स्क्वायर है और इसमें R क्यूब है। तो एक टर्म अगर मैं बोलूं आप इसमें से अवॉइड कर दीजिए तो वो टर्म कौन सा होगा, इस टर्म को हम जीरो मान सकते हैं। इस टर्म को क्यों जीरो मान सकते हैं, क्योंकि इसमें R की हाईएस्ट पावर यूज हुई है विच इज 4, तो R की पावर 4 को हम इसमें क्या करेंगे, जीरो मान लेंगे। ओके, उसके बाद अगर मैं बोलूं कि और कौन सा टर्म जीरो हो सकता है, R की पावर 4 के अलावा और कौन सा टर्म नेक्स्ट सबसे पहले छोटा होगा, तो ये R क्यूब वाला, ये R क्यूब वाला भी छोटा हो सकता है, इसको भी अवॉइड कर देते हैं क्योंकि R की पावर 3 भी बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा जिससे कि ये क्वांटिटी जीरो हो जाएगी। तो हमारे पास बचे कौन कौन से टर्म, 1 बचा है माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर प्लस r कॉस थीटा अपॉन r, ये तो जीरो हो गया, प्लस का 3/2 आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन आर स्क्वायर प्लस, ये कर दो। हमने क्या किया है, आर की पावर 4 वाला टर्म हटा दिया, आर की पावर 3 वाला टर्म हटा दिया क्योंकि बाकी के कंपैरिजन में वो बहुत छोटे हो रहे थे। अब देखो 1/r एज इट इज रहने दो, 1 एज इट इज रहने दो, इसको पहले लिख लो क्योंकि हम आर की इंक्रीजिंग के टर्म लिखेंगे, पहले लिख लिया मैंने आर कॉस थीटा अपॉन आर। अब यहाँ पे ओके, अब देखना आप क्या हो रहा है, इस टर्म में और इस टर्म में आपको कॉमन क्या क्या मिल रहा है, आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, इसमें भी आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, साथ में इसमें 2 भी है और इसमें 2 भी है। तो 2 को अगर नहीं भी लेते हैं क्योंकि शायद हमारे नोट्स में 2 नहीं लिया हुआ होगा, कोई बात नहीं, हम 2 को नहीं लेंगे, तो सिर्फ अपन क्या ले लेंगे, आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर ले लेते हैं। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं, जस्ट देख लेते हैं प्लस साइन इन्वॉल्व है कि नहीं है, यस प्लस साइन इन्वॉल्व है तो प्लस वाला लेते हैं, ये प्लस वाला लेंगे, तो प्लस आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर कॉमन लेती हूँ तो यहाँ क्या क्या बचेगा, सबसे पहले एक तो यहाँ पे बचेगा 3, आर स्क्वायर तो हम ले ही चुके हैं, कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, और यहाँ से क्या बचेगा माइनस, और ये बस 2 का फैक्टर बचेगा -1/2, देखो और कुछ भी नहीं बच रहा है। ओके, आई होप ये समझ में आ गया। अब क्या करना है, 1/r 1 प्लस r cos थीटा अपॉन r प्लस आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, एलसीएम ले लो इन दोनों का, तो 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1/2, ये हमें कुछ दिक्कत नहीं है। इस r को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये जब 1 से मल्टीप्लाई होगा सबसे पहले तो हमें मिलेगा 1/r प्लस, फिर ये 1/r इस सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो हमें मिलेगा r cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर, फिर ये 1/r थर्ड टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो हमें मिलेगा r स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, 2 भी बाहर ले लो तो हमें मिल जाएगा 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस एंड सो ऑन, और ये किसकी वैल्यू है 1/a की। अब आप ध्यान से देख लीजिए 1/a की ये वैल्यू हमें मिली है और मैं आपको दिखाना चाहती हूँ 1/a की ये वैल्यू जो कि हमने अभी अभी निकाल ली है। तो 1/a तक की डायरेक्ट वैल्यू ये है, आपको ऊपर दिखा सकती हूं मैं, हमने यहां से शुरू किया था, फिर हमने बाइनोमियल एक्सपांशन लगाया और बाइनोमियल एक्सपांशन के बाद, हाँ बाइनोमियल एक्सपांशन के बाद हमें 1/a मिला और ये इन्होंने डायरेक्टली किया है, मैंने आपको पूरा कैलकुलेशन करके बता दिया, तो हमें इक्वेशन नंबर 3 तक, इक्वेशन नंबर 5 तक मैंने सॉल्व कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 5 को 2 में रखेंगे,
टू हमारा क्या था, इक्वेशन नंबर 2 हमारा था टोटल फाई इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन रो डीवी अपॉन ए था। 1/a की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो सबको किससे मल्टीप्लाई करना है, रो डीवी से। तो सबसे पहले ये 1/r है, तो देखिए ये 1/r है, ये किससे मल्टीप्लाई हुआ है, इंटीग्रेशन रो डीवी से, है ना, इंटीग्रेशन रो डीवी से मल्टीप्लाई हो चुका है। साथ में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। उसके बाद ये सेकेंड टर्म देखिए, तो ये देखिए यहाँ पे क्या करना है, आर कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो सबसे पहले ये आर कॉस थीटा, ये आर कॉस थीटा लिखा है अपॉन आर स्क्वायर, ये यहाँ पे लिखा है, और साथ में क्या है, रो डीवी है। तो देखो ये रहा रो और ये रहा डीवी, और क्या किया गया है, इसका इंटीग्रेशन, जो कि यहाँ पे किया गया है। थर्ड में क्या है, आर स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, दिखाती हूँ आपको, ये रहा आर स्क्वायर, ये रहा आर क्यूब, क्योंकि कैपिटल आर हमेशा कांस्टेंट है, आई विल टेल यू वाई। 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1/2, ये रहा 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1/2, और ये रहा रो, और ये रहा डीवी, और ये रहा इंटीग्रेशन। बस ये तीन ही टर्म हमने किए हैं। क्यों रो को हमने कैपिटल आर को क्यों बाहर लिया है और स्मॉल आर को क्यों अंदर लिया है, वो थोड़ा सा मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। हमारा डायग्राम कुछ ऐसा बना था, सॉरी, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन था, ये जेड एक्सिस था, और ये हमारा ओरिजिन था ओ, है ना, यहाँ पर हमारा डीवी एलिमेंट था, और स्मॉल आर क्या था, स्मॉल आर इससे था, और कैपिटल आर कौन सा था, पी पॉइंट के बीच की दूरी थी ये। अगर हम पी पॉइंट पे सारे एलिमेंट की वजह से एक एक करके पोटेंशियल निकालते हैं, तो हमारा लोकेशन जो है, पहले आपने ये एलिमेंट लिया, सेकेंड टाइम में एलिमेंट यहाँ आ जाएगा, थर्ड टाइम में एलिमेंट यहाँ आ जाएगा। ऑब्वियसली इसकी डिस्टेंस r1 है तो इसकी अलग होगी, r2 इसकी अलग होगी, r3, तो r क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। जैसे जैसे आप अलग अलग एलिमेंट पे जा रहे हो r चेंज हो रहा है, इसलिए हमें इंटीग्रेशन के अंदर r को लेना पड़ेगा। लेकिन चाहे आप कहीं पर भी कोई से भी एलिमेंट की बात करो, उससे पी पॉइंट कभी नहीं बदलने वाला है, ये सब के लिए क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि पी पॉइंट उस पॉइंट की लोकेशन है जहां पर हम पोटेंशियल निकालना चाहते हैं। और एक ओरिजिन भी चेंज नहीं होगा, तो क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो इनके बीच की दूरी हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। इसलिए जो कैपिटल आर वाले टर्म होंगे वो इंटीग्रेशन से बाहर होंगे, और स्मॉल आर वाले टर्म होंगे वो इंटीग्रेशन के अंदर जाएंगे। ओके, आई होप दैट इज क्लियर टू यू। चलिए, अब इन जो हमें इंटीग्रेशन मिले हैं, हम इनके अंदर कुछ सब्स्टिट्यूशन करेंगे। अगर हमें रो डीवी मिलता है तो हम इसे मान लीजिए पी नोट से रिप्रेजेंट करेंगे, मैं बताऊंगी बाद में पी नोट क्यों किया है। और अगर रो आर कॉस थीटा डीवी है तो हम उसे P1 से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये वाले टर्म को सपोज हम P2 से करते हैं, तो इक्वेशन 6 हमें किस तरह से मिलेगी। इक्वेशन 6 देखिए किस तरह से मिल रही है। इक्वेशन 6 के लिए हम सबसे पहले ये हटा देते हैं ताकि हमारे पास थोड़ी जगह हो जाए। ओके, इक्वेशन 6 अब आ गई हमारे पास इक्वेशन 6। सबसे पहले हमें क्या करना है, रो डीवी की जगह, तो ये पूरा टर्म क्या हो गया, ये पूरा टर्म तो हमारा क्या हो गया, पी नॉट। तो पहला टर्म हमारे पास क्या मिला है, पी नॉट, ब्रैकेट के अंदर जाएगा ये, और बाकी ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और साथ में ये पूरा टर्म क्या हो गया, पी नॉट। तो फर्स्ट टर्म तो ये मिल जाएगा। सेकंड में आइए, सेकंड में हमें क्या बोला गया है, रो आर कॉस थीटा डीवी को आप P1 ले लीजिए, तो ये पूरा क्या, पूरा टर्म कितना हो जाएगा, P1, और नीचे क्या है, आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये रहा 4/5 तो मल्टीप्लाई होगा P1 अपॉन आर स्क्वायर। सिमिलरली ये टर्म हमारा कितना हो जाएगा, P2, तो हमारे पास आ जाएगा P3। तो ये हमें इक्वेशन 7 मिल जाएगी अगर हम P0, P1 और P2 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो। अब इसमें P0 और P1 और P2 इनके सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों लिखा, वो समझना है। सबसे पहले आप देख लीजिए कि P नोट क्या है। पी नोट हमारा था रो डीवी, इंटीग्रेशन लगा हुआ, ये हमारे सिस्टम का टोटल चार्ज है। तो बहुत ज्यादा डिस्टेंस यानी आर की वैल्यू अगर बहुत ज्यादा ली जाए तो 1/r स्क्वायर और 1/r क्यूब, इन सबको अगर अपन नेग्लेक्ट कर सके तो हमारी इक्वेशन 7 में क्या बचेगा। देखो, अगर हम आर की वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी ले लेते हैं तो इन तीनों क्वांटिटीज में से कौन सी क्वांटिटी जो है वो सबसे बड़ी होगी, सबसे लार्ज होगी ये वाली, उससे छोटी होगी ये वाली, और उससे भी छोटी होगी ये वाली, क्योंकि आर जो है वो नीचे है और नीचे की क्वांटिटी को हम क्या कर रहे हैं, बहुत बड़ा मान रहे हैं। तो ये क्वांटिटी तो हो जाएगी जीरो, क्योंकि नेग्लेक्ट हो जाएगी, ये वाली क्वांटिटी भी हो जाएगी जीरो, और केवल पहली वाली टर्म जो है वो सर्वाइव करेगी। और पहली वाली टर्म सर्वाइव करेगी तो पोटेंशियल के अंदर हमें टोटल पोटेंशियल की वैल्यू यही मिलेगा, क्योंकि बाकी टर्म तो जीरो हो गए, ये हमें पोटेंशियल मिलेगा।
अब यहाँ पर जो पी नोट है वो क्या बताता है, इंटीग्रेशन रो डीवी। आप बताइए इंटीग्रेशन रो डीवी क्या है। रो डीवी क्या था, रो डीवी सबसे शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि रो डीवी आपके पास आवेश की मात्रा है, किसमें, आयतन अल्पांश में। यानी जो हमने वॉल्यूम एलिमेंट लिया था उस वॉल्यूम एलिमेंट में चार्ज की वैल्यू कितनी थी, रो डीवी थी। अगर मैं इंटीग्रेशन कर दूं तो मेरे इस पूरे वॉल्यूम के अंदर टोटल चार्ज आ जाएगा, जो कि मान लीजिए कितना है, क्यू। तो नेट चार्ज आ जाएगा मेरे पास, नेट चार्ज आ जाएगा। उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा हमारे पास, उस सिचुएशन में हमें ये जो पोटेंशियल मिल रहा है ये देखना बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट आएगा। यहाँ पी नोट जो है वो सिस्टम में, यानी हमारे इस पूरे सिस्टम के अंदर टोटल चार्ज को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और क्योंकि हमने आर बहुत ज्यादा लिया है तो बहुत ज्यादा होने से क्या होगा, अब देखिएगा आप मेरी बात सुनिए। वैसे तो हमने क्या लिया है, एलिमेंट हमारा बड़ा लिया है और z पॉइंट हमारा यहाँ है, यानी इसकी वजह से हम यहाँ पर, ये पॉइंट है सोचो, यहाँ p पॉइंट पर हम पोटेंशियल की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं और ये डिस्टेंस हमारी कितनी है, r है। इसमें टोटल चार्ज हमारा भरा हुआ है कितना, पी नोट के बराबर, क्योंकि पी नोट की वैल्यू क्या है, इंटीग्रेशन रो डीवी। आई होप ये समझ में आ गया। आप मुझे बताइए कोई बड़ा ऑब्जेक्ट है, जब हम उसे नजदीक से देखते हैं तो वो हमें बड़ा दिखता है। जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे उसका साइज जो होता है वो छोटा होता जाता है। तो ये आर की वैल्यू जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट इस ऑब्जेक्ट से दूर होता जाएगा। और अगर r की वैल्यू हमने बहुत ही ज्यादा बढ़ा दी तो एक टाइम ऐसा आएगा कि p पॉइंट पे खड़े होके जब हम इस ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो ये कैसा दिखाई देगा, ये हमें दिखाई देगा एक पॉइंट चार्ज की तरह, जिसके पास चार्ज कितना है, q है मान लीजिए। तो हमें पता है कि q चार्ज की वजह से कैपिटल R डिस्टेंस पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, KQ/R होती है। और ये q क्या है, हमारे पास है टोटल चार्ज। तो वहां पर हम क्या लिख सकते हैं, पी नोट, और के की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन पी नोट अपॉन आर। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम आर की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ा दें तो हमारा जो निकाय है, हमारा जो सिस्टम है वो किसकी तरह बिहेव करता है, एक सिंगल पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है, जिसके पास टोटल चार्ज कितना है, पी नोट है। और जो पोटेंशियल का फॉर्मूला है वो वेरीफाई हुआ है क्योंकि हमने फॉर्मूला डिराइव किया है। अब देखिए यही चीज यहाँ लिखी हुई है क्या, इसका मतलब किसी आवेशित निकाय यानी कि चार्ज सिस्टम से अगर हम बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे कोई पॉइंट लें तो उस पे पॉइंट का पोटेंशियल का मान पी नोट के बराबर आता है, जो कि किसी पॉइंट चार्ज की वजह से उतनी ही दूरी पर पोटेंशियल के इक्विवेलेंट होता है। इसलिए क्योंकि पॉइंट चार्ज सिंगल चार्ज होता है इसलिए हम पी नोट को क्या बोलते हैं, मोनोपोल मोमेंट कहा जा रहा है, एक ध्रुवीय आघूर्ण। क्योंकि सिंगल चार्ज की तरह आया है इसलिए हम इसे मोनोपोल कहते हैं। तो पी नोट हमारा हो गया मोनोपोल। ओके, अब क्या है, केस 2 देख लीजिए, मैं हिंदी इंग्लिश में भी आपको दिखा देती हूँ। सेम देखिए इक्वेशन 1 2 ये तो मैंने बता दी है आपको, आप नोट्स के लिए रेफर कर सकते हैं। ये देख लीजिए, ये भी हमने कर लिया था इक्वेशन 3, ये भी बायनोमियल एक्सपांशन से हमें मिल गए थे सारे। ये सिर्फ मैं दिखा रही हूँ, आप पोज करके अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं इंग्लिश में इससे, ठीक है। ये हम यहाँ पर पी नोट पे आ चुके हैं, इक्वेशन 7 हमें मिल चुकी है, ये डिस्ट्रीब्यूशन वाला पार्ट मैंने बता दिया है। और केस 1 हमने डिस्कस कर लिया है कि अगर पी नोट 1 नहीं, नॉट इक्वल टू 0 है, ये 0 आएगा, नॉट इक्वल टू 0 है ना। सिस्टम कंटेन्स सम नेट चार्ज, तो उस केस में हमें पोटेंशियल की वैल्यू ये मिल रही है और पी नोट को हम मोनोपोल मोमेंट कह रहे हैं। तो आप पढ़ सकते हैं। केस 2 जो है, अब वो हम यहाँ पे आ जाते हैं। केस 2 में अगर हमारे पास पी नोट की वैल्यू 0 हो जाए, यानी कि इसके अंदर टोटल चार्ज जो है, टोटल चार्ज मतलब प्लस क्यू हो सकता है, माइनस क्यू हो सकता है, लेकिन जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज अगर हो तो ओवरऑल चार्ज दोनों मिला के हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उस कंडीशन में आर के लार्ज वैल्यूज के लिए हमें पोटेंशियल के 3 टर्म में से क्या मिलेगा, तो वापस हम इक्वेशन 7 पे जाते हैं। इसके लिए हमें इक्वेशन 7 वापस रेफर करनी पड़ेगी। तो इक्वेशन 7 देखिए, अगर हमारे पास जो सिस्टम है उसमें जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज हो तो हमारा पी नोट तो क्या आ जाएगा, ये तो नेट चार्ज बताता है, नेट चार्ज। और नेट चार्ज हमेशा सारे चार्ज का टोटल होता है और टोटल चार्ज हमारे पास कितना आएगा, 0 आएगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज भी है। उस कंडीशन में पी नोट हमारे पास क्या हो जाएगा, 0। तो ये टर्म तो हमें मिलेगा ही नहीं,
ये टर्म तो हमारा हो गया 0। अब रिमेनिंग जो 2 टर्म है उसमें ये कंडीशन लगाते हैं कि r की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। अगर हमने r की वैल्यू बढ़ा दी तो इन दोनों टर्म के अंदर से कौन सा छोटा होगा और कौन सा बड़ा होगा, तो जाहिर सी बात है ये लार्ज होगा, क्योंकि इसमें पावर क्या है, स्क्वायर है, और इसमें आर की क्यूब है। तो ये पार्ट जो है वो हम अवॉइड कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं, किसके सामने, सेकंड वाले के सामने। तो इन दैट केस पोटेंशियल में हमारा केवल सेकंड टर्म सर्वाइव करेगा। तो सेकंड केस जो है वो यहाँ पर देख लीजिए, फाई की वैल्यू हमें आ जाएगी P1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन r स्क्वायर, और P1 हमने ये लिखा था। अब यहाँ पर देखिए पिक्चर, इसकी पिक्चर क्या हो रहा है, इसका मतलब हमारे पास यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो रो r cos थीटा dv है, देखो ये क्या बताएगा। हम डाइपोल के बारे में आगे पढ़ेंगे, बट डाइपोल के बारे में हमने थोड़ा बहुत पढ़ा है 11th-12th के अंदर। डाइपोल द्विध्रुव क्या होता है, अगर हमारे पास प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज हो और दोनों के बीच में बहुत ही कम डिस्टेंस डी हो, बहुत ही कम डिस्टेंस डी हो, तो डाइपोल मोमेंट को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं और उसकी वैल्यू होती है Q इंटू डी। इसे हम डाइपोल मोमेंट यानी द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो हमारे सिस्टम में हमारे पास क्या था, हमारे पास क्या था, ये हमारा Z एक्सिस है, ठीक है, ये P पॉइंट था, Z एक्सिस था। यहाँ पर हमारा वॉल्यूम एलिमेंट है, dv है, मान लीजिए dv है, और ये एंगल हमने थीटा लिया, और ये डिस्टेंस हमारे पास कितनी है, r है। अगर ये डिस्टेंस r है, करेक्ट, और मान लीजिए यहाँ पर ये डिस्टेंस r है, और मैं आपसे बोलूं इसका z कंपोनेंट कितना होगा, यानी इस r का z की दिशा में घटक कितना होगा, तो आप बोलोगे r cos थीटा। r cos थीटा हो जाएगा, हमारे पास कितना हो जाएगा यहाँ पे, r cos थीटा हो जाएगा। अब P1 की वैल्यू कितनी थी, P1 की वैल्यू हमारे पास थी रो r cos थीटा dv। अब इसको थोड़ा सा देखो सेपरेट करके देखते हैं, r cos थीटा को एक बार के लिए अलग से ले लो, r cos थीटा, और साथ में आप लिख लो रो डीवी। हमें पता है कि रो डीवी जो है, या फिर इंटीग्रेशन रो डीवी जो है, इंटीग्रेशन रो डीवी क्या बताता है, चार्ज को रिप्रेजेंट करता है कि इसके अंदर टोटल चार्ज हमारे पास कितना है, चार्ज को रिप्रेजेंट करता है। और आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, आर कॉस थीटा कैन बी रिटन एज जेड। क्यों, क्योंकि वो z कोऑर्डिनेट हो जाएगा, z की दिशा में जो लंबाई होगी उसे z कर सकते हैं, तो q, और इसको हम लिख सकते हैं z। हम जानते हैं कि चार्ज को जब डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है, हमारा डाइपोल मोमेंट मिलता है। तो यहाँ पर रो डीवी वाला पार्ट तो हो गया चार्ज, और r cos थीटा हो गया z कंपोनेंट। तो चार्ज को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें P1 मिल रहा है, इसका मतलब P1 क्या है, हमारा डाइपोल मोमेंट। ये हमें क्या, किसकी वैल्यू दे रहा है, डाइपोल मोमेंट की वैल्यू दे रहा है। अब इस पे आइए, तो अब ये देखो हमारे पास क्या हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि, और हाँ, कंडीशन हमारे पास क्या थी कि पी नोट की वैल्यू हमारे पास क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, यानी जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव होना चाहिए। इसका मतलब वो जो हमारा सिस्टम है उसमें जो चार्ज रखे हुए हैं वो सिंगल सिंगल चार्जेस नहीं रखे हुए हैं, सारे के सारे चार्जेस ने क्या बना रखा है, मिलके डाइपोल बना रखा है। यानी कि ये देखो एक डाइपोल रख रखा है, एक डाइपोल बना रखा है, इसका मतलब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रखा है, यहाँ पर आपका नेगेटिव चार्ज रखा है, इसका डाइपोल मोमेंट P1 है, और z एक्सिस के साथ इसका कितना एंगल बन रहा है, थीटा एंगल बन रहा है। तो इस कंडीशन में z बराबर r cos थीटा लिख दें तो हमें P1 की वैल्यू क्या मिल रही है, रो z dv, और रो z dv हमारे पास क्या बता रहा है, P1 वाला डाइपोल की वजह से पोटेंशियल की वैल्यू, क्योंकि हम पोटेंशियल निकालेंगे तो हमें डाइपोल, हम डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल फील्ड निकालते हैं, तो आपने पढ़ा होगा डाइपोल की वजह से आता है Kp cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। ये हमारे पास वो आता है, क्या कहते हैं उसको, पोटेंशियल की वैल्यू आती है। तो अगर r cos थीटा को आप इंक्लूड कर लें इसके अंदर तो हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है, ये P1 जो है ये हमारा पूरा डाइपोल मोमेंट आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमारा k हो गया, और r स्क्वायर हमारा डिस्टेंस। तो ये जो पोटेंशियल का फॉर्मूला आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, डाइपोल की वजह से। तो आप ये कह सकते हैं कि, हम कह सकते हैं कि अगर जीरो नेट चार्ज है तो उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर क्या बना रहे हैं, डाइपोल बना रहे हैं, और इन डाइपोल की वजह से हमारे पास पोटेंशियल की वैल्यू आ रही है। आई होप ये समझ में आ गया। ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं समझना है, बस इतना सा हमें सेकंड पार्ट का इतना ही एक्सप्लेनेशन लिखना था। अब मान लीजिए अगर हमारे पास पी नोट भी 0 हो जाए और P1 भी 0 हो जाए, तो उस कंडीशन में पोटेंशियल का फर्स्ट टर्म 0 हो जाएगा, सेकंड टर्म 0 हो जाएगा, और सिर्फ थर्ड टर्म बचेगा। और थर्ड टर्म आप इक्वेशन 7 में देख लीजिएगा, हमारे पास P2/4 पाई एप्सिलॉन r क्यूब है। जिस तरह से हमें फर्स्ट के करस्पॉन्डिंग मोनोपोल मिला,
सेकंड के करस्पॉन्डिंग हमें डाइपोल मिला, उसी तरह से थर्ड के करस्पॉन्डिंग सिमिलैरिटी से या जनरलाइज करके हम बोल सकते हैं हमें जो P2 मिलता है जिसका फॉर्मूला ये होता है, इसको हम बोलते हैं क्वाड्रुपोल मोमेंट। अब आपके दिमाग में आ सकता है कि ट्राइपोल क्यों नहीं हुआ, मोनो हुआ फिर डाई हुआ फिर ट्राई क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये तभी फॉर्मूला आएगा जब आपका P नॉट 0 होगा। अब मेरी बात सुनिए, प्लस क्यू यहाँ पे है तो इसका मतलब जितना चार्ज पॉजिटिव होना चाहिए उतना नेगेटिव ही होना चाहिए। तो पहले वाले केस में तो सिंगल पॉइंट चार्ज चल रहा था, सेकंड वाले में इसको 0 होना था नेट चार्ज, तो पॉजिटिव और नेगेटिव को मिलकर डाइपोल बन रहा था। अगर हम ट्राइपोल ले लेते तो अगर मैं एक और चार्ज भी ले लेती, मान लीजिए अगर मैं प्लस क्यू ले लेती, तो क्या नेट चार्ज 0 हो रहा है? नहीं हो रहा। अगर आप यहाँ माइनस क्यू भी ले लेते तो नेट चार्ज 0 हो रहा है? नहीं हो रहा। इसका मतलब अब भी आपको क्या लेना पड़ेगा, एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज लेना पड़ेगा, तो ये क्वाड्रुपोल बनेगा। चार चार्जेस का कॉम्बिनेशन, यानी दो डाइपोल नहीं बन रहे हैं, एक क्वाड्रुपोल बन रहा है। और एक क्वाड्रुपोल कैसे बनता है मैं बता देती हूँ। एक क्वाड्रुपोल ऐसे बनता है जिसमें एक प्लस क्यू चार्ज होता है, फिर माइनस क्यू होता है, फिर प्लस क्यू होता है और फिर माइनस क्यू होता है। इनके बीच की दूरी बहुत कम होती है, इन चार का कॉम्बिनेशन, इसे हम बोलते हैं क्वाड्रुपोल। जिस तरह से आप प्लस क्यू और माइनस क्यू के बीच की दूरी होती है, इसे आप बोलते हैं डाइपोल। दो डाइपोल मिलके एक क्वाड्रुपोल बना सकते हैं। तो वहां पर क्या हो रहा है, नेट चार्ज भी 0 हो रहा है हमारा और डाइपोल भी नहीं बन रहा है, तो उस कंडीशन में तीसरा टर्म सर्वाइव करेगा और वो हमारा क्या मिलेगा, क्वाड्रुपोल। अगर हम आगे के टर्म इग्नोर नहीं करते तो हमें क्वाड्रुपोल के बाद ऑक्टापोल मोमेंट और इस तरह से आगे और हायर ऑर्डर के मिलते। तो मोनोपोल, डाइपोल, क्वाड्रुपोल एटसेट्रा हमें बहुत सारे मिलते। तो इन जनरल हम क्या कह सकते हैं इनको, मल्टीपोल। मल्टी का मतलब बहुत ज्यादा, तो सिंगल तो नहीं है, हमें मोनोपोल भी मिल रहा है, डाइपोल मिल रहा है, क्वाड्रुपोल मिलता है। आगे भी अगर हम करते तो हमें क्या मिलता है, ऑक्टापोल मिलता। तो इन जनरल हम इन्हें क्या बोल सकते हैं कि हमें मल्टीपोल्स मिल रहे हैं। तो यहाँ पे क्वाड्रुपोल का थोड़ा सा डायग्राम देख लीजिए। ये क्वाड्रुपोल का डायग्राम बनाया हुआ है, नेगेटिव चार्ज फिर पॉजिटिव चार्ज फिर नेगेटिव चार्ज फिर पॉजिटिव चार्ज और ये एंगल थीटा होता है। और हाँ, हमें यहाँ पर P2 का जो एक्सप्रेशन मिला है वो P2 का एक्सप्रेशन क्या मिला था, इंटीग्रेशन रो आर स्क्वायर 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 dv। और यहाँ हमें मिला था हाँ एक मिनट में P2 का एक्सप्रेशन देख लेती हूँ। यस, रो 3 cos स्क्वायर माइनस 1 आर स्क्वायर dv, नीचे आर स्क्वायर भी मिला है, ठीक है। ये हमें मिला है 1/2, मैं बाहर ले लेती हूँ। तो ये तब होता है जब वॉल्यूम में अगर डिस्ट्रीब्यूटेड हो। ध्यान रखिए, अगर हमारे पास डिस्क्रीट यानी कि गिनने लायक चार्जेस हो, जैसे पानी का ग्लास का एग्जांपल दिया था, उसमें पानी के मॉलिक्यूल को गिन नहीं सकते, लेकिन अगर उसी ग्लास में बॉल्स डाल दी जाए, क्रिकेट की बॉल या कैसी भी बॉल, तो उन्हें हम गिन सकते हैं। तो अगर इंटीग्रेशन ना लगाना हो यानी पॉइंट चार्जेस रखे हुए हो जिन्हें हम गिन सकें, तो यही P2 कई बार हम समेशन की तरह भी काम में लेते हैं। तो इंटीग्रेशन की जगह जब समेशन लिखते हैं तो रो इंटू डीवी मिलकर हमारा क्या बन रहा था, टोटल चार्ज मिल रहा था। तो रो और डीवी को हटा के आपको क्या करना पड़ेगा, क्यू आई रखना पड़ेगा, क्योंकि आप समेशन लगा दिया ना। तो सपोज आपके पास n चार्ज है तो i से लेके n तक हो जाएगा, तो qi हो जाएगा। और ये जो रो dv है, स्मॉल r क्या बताता है, स्मॉल r बताता है वो वॉल्यूम एलिमेंट जिसके अंदर हमने चार्ज लिया था उसकी ओरिजिन से दूरी। तो अगर ith चार्ज है तो उसकी लोकेशन मान लीजिए क्या है, ri, तो ri स्क्वायर आ जाएगा और बाकी हमारे पास आ जाएगा 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये वाला फॉर्मूला देख लीजिए, ये तब होगा जब हमारे पास डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको कई बार कैपिटल Q से भी रिप्रेजेंट करते हैं क्वाड्रुपोल मोमेंट को, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, उसके अलावा अगर इस Ri को आप अंदर ले जाओ तो ये फॉर्मूला क्या बन जाता है, देखो 1/2 समेशन QI 3 RI स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा आई, क्योंकि थीटा भी चेंज होता जाएगा, -1। हमें पता है r cos थीटा को हमने क्या लिखा था, z लिखा था। तो ये ri cos स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो, zi लिख सकते हो। तो QI 3 ZI स्क्वायर माइनस RI स्क्वायर, ये अंदर मल्टीप्लाई होगा ना, सॉरी ये अंदर जाएगा तो 1 से भी मल्टीप्लाई होगा ना, तो माइनस RI स्क्वायर, जो कि फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है। आगे 1/2 का फैक्टर है। तो डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अगर ZI की वैल्यू रखते हैं तो Q हमें ये मिल जाता है, ओके। अब हमारे पास क्या होता है कि कई बार 3 टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। देखो, अगर मान लीजिए हमारे पास ये फॉर्मूला हम अप्लाई करें तो 3 टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। ये हमारे पास होता है स्फेरिकल, एक हमारे पास होता है स्फेरिकल। तो गोलीय के वाले केस में ये देखिए, आप जानते हो कि एक स्फेयर के लिए x
y और z, तीनों डायरेक्शन में अगर आप घूम जाओ तो तीनों ही डायरेक्शन में आपको रेडियस क्या मिलेगी, सेम मिलेगी। तो उस कंडीशन में आपके पास, और हम जानते हैं कि यहाँ पे आर आई है और आर आई 3 डायमेंशन में होता है, तो आर आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, एक्स आई स्क्वायर प्लस वाई आई स्क्वायर प्लस जेड आई स्क्वायर। ये गोले का वो होता है ना, इक्वेशन होता है ना। तो यहाँ पर, और हमारे पास क्या है, एक्स वाई जेड जो है वो आर के इक्वल है। तो उस कंडीशन में देखो, अगर हम स्फेरिकल केस में लेते हैं तो एक्स आई स्क्वायर हमें बराबर मिलेगा वाई, क्योंकि तीनों डायरेक्शन में क्या है हमारे पास, तीनों डायरेक्शन में रेडियस इक्वल है। तो हम एक्स आई स्क्वायर प्लस वाई आई स्क्वायर प्लस जेड आई स्क्वायर, ये सॉरी ये तीनों आपस में क्या है, इक्वल है। और हमारे पास इक्वेशन होती है ये, करेक्ट, क्योंकि ये तीनों इक्वल है। तो हमारे पास समेशन में क्या है, समेशन में बाकी टर्म नहीं लिख रही हूँ, 3 ZI माइनस आर आई स्क्वायर था, करेक्ट। ये हमारे पास है 3 ZI स्क्वायर, रहने दो इसको, क्योंकि, और आर आई स्क्वायर क्या होता है, आर आई स्क्वायर होता है एक्स आई स्क्वायर प्लस वाई आई स्क्वायर प्लस जेड आई स्क्वायर। बट क्योंकि ये तीनों इक्वल है तो मैं इसे भी क्या लिख सकती हूँ, जेड आई स्क्वायर, इसे भी क्या लिख सकते हैं, जेड आई स्क्वायर, प्लस इसे भी क्या लिख सकते हैं, जेड आई स्क्वायर। तो ये क्या हो रहा है हमारा 3 ZI स्क्वायर, यानी ये वैल्यू माइनस में कितनी है, 3 ZI स्क्वायर। तो 3 ZI स्क्वायर माइनस 3 ZI स्क्वायर कितना मिल रहा है, 0। तो हमारे पास इस कंडीशन में क्यू की वैल्यू क्या मिलती है, 0। एक हमारे पास होता है प्रोलेट, इसको बोलते हैं प्रोलेट, हिंदी में इसको बोलते हैं लंबाकार दीर्घवृत्तज, यानी कि इलिप्स बनेगा वर्टिकल। इस कंडीशन में क्यू पॉजिटिव आता है। क्यों पॉजिटिव आता है, क्योंकि आप देख सकते हो कि जो z कोऑर्डिनेट है, इसके अंदर z कोऑर्डिनेट जो है वो x और y से लंबा है। x और y तो सर्कल बना रहे हैं, इसका मतलब x और y तो दोनों इक्वल होंगे, लेकिन वो क्या होंगे, z से छोटे होंगे, वो क्या होंगे, z से छोटे होंगे। तो उस कंडीशन में अगर ZI स्क्वायर को आप 3 बार मल्टीप्लाई करते हो, 3 बार उनको ऐड करते हो, तो 3ZI स्क्वायर जो है आपका वो किससे बड़ा हो जाएगा, RI स्क्वायर से बड़ा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, 3ZI स्क्वायर माइनस RI स्क्वायर है, ये तो रहेगा 3ZI स्क्वायर माइनस, ये हो जाएगा XI स्क्वायर प्लस YI स्क्वायर प्लस ZI स्क्वायर। अब इसमें तो क्या है, इसको आप लिख सकते हो ZI स्क्वायर प्लस ZI स्क्वायर प्लस ZI स्क्वायर, और इसमें क्या आ जाएगा, XI स्क्वायर प्लस YI स्क्वायर प्लस ZI स्क्वायर। अब मुझे बताइए, मैंने अभी भी कहा था कि क्योंकि लंबा दीर्घवृत्त बन रहा है तो z कोऑर्डिनेट जो है वो x से भी बड़ा है और z जो है वो y से भी बड़ा है, तो ये ZI स्क्वायर x से भी बड़ा हो जाएगा और ये वाला जो है वो y से भी बड़ा हो जाएगा। तो इसको अगर इससे काट भी देते हो तो भी इधर वाली क्वांटिटी बड़ी है और ये वाली क्वांटिटी छोटी मिल रही है, तो ओवरऑल आपको माइनस करने से क्या मिलेगा, एक पॉजिटिव नंबर मिलेगा। तो आपके पास Q ग्रेटर देन 0 आ जाएगा, और इस कंडीशन में आपके पास Q लेस देन आएगा, क्योंकि X और Y डायरेक्शन में तो इलिप्स फैला हुआ है और Z जो है वो X से भी छोटा है और Z जो है वो Y से भी छोटा है। तो इसमें Q लेस देन 0 क्यों आएगा, ये समझने के लिए मैं आप पर छोड़ती हूँ। तो Q हमारे पास तीनों टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए दिया हुआ है, इसको हम बोलते हैं ऑब्लेट या लघुवाक्ष या चपटा दीर्घवृत्त, सर्कल को चपटा कर दिया है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होता है, क्वाड्रुपोल मोमेंट का कंसेप्ट आ जाता है। अब देखिए इंग्लिश में आपको दिखा देती हूँ, ये P1 था हमारे पास, नोट्स प्रिपेयर करने के पर्पज से इस स्क्रीन को देख लीजिए। लैंग्वेज वही है जो मैंने आपको बताई थी, ये वाला पार्ट नॉट इम्पॉर्टेंट, ये हमने क्वाड्रुपोल का पढ़ा था, ओके। ये हमारे पास नहीं करना है फिलहाल हमें, हाँ यहाँ से स्टार्ट करना है हमें, ओके। तो सबसे पहले द पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ ए शॉर्ट डाइपोल, जो कि वैसे आपने 11th-12th में पढ़ा है बट हमें फिर से भी पढ़ना है क्योंकि हमें सिलेबस के अंदर है ये चीजें। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, आप जानते हो प्लस क्यू चार्ज होता है माइनस क्यू चार्ज होता है, दोनों के बीच की डिस्टेंस d है, अगर वो बहुत कम है तो इस टाइप का जो सिस्टम होता है उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। इसकी जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा नेगेटिव साइन से लेके पॉजिटिव साइन की तरफ होती है। तो यहाँ पर नेगेटिव इधर है और पॉजिटिव इधर है, तो डाइपोल की डायरेक्शन ये होगी, इसलिए एरो इधर बनाया हुआ है। और P जो वेक्टर होता है उसकी वैल्यू होती है Q इंटू डी, जो P होता है वो होता है Q इंटू डी। इस P को हम बोलते हैं डाइपोल मोमेंट, जो कि मैंने अभी पढ़ाया था आपको, ठीक है। तो डाइपोल मोमेंट देख लीजिए, Q है और D दूरी पर है, तो किसी एक का मैग्नीट्यूड ले लो और दोनों के बीच की डिस्टेंस ले लो, तो डाइपोल मोमेंट हमारे पास हो जाता है
ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसकी डायरेक्शन आपकी नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होती है और इसका जो यूनिट होती है वो कूलम इंटू मीटर होती है। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए, इफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस आर सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस, तो ये पिक्चर हमारे पास बनती है, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। और डाइपोल मोमेंट डेफिनेशन जो मैंने दे रखी है वो डाइपोल मोमेंट की डेफिनेशन आप पढ़ लीजिए, एमकेएस में हमारे पास कूलम इंटू मीटर होती है। अब हम आते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में हमारे पास क्या होता है, एक जनरली एग्जाम्पल देख लीजिए, मैं ये पूरा इतना सारा कुछ नहीं बताऊंगी, आपको सिर्फ एग्जाम्पल ध्यान रखने हैं। तो सिंपली आप HCl को देखिए, HCl में H पे पॉजिटिव चार्ज होता है, Cl पे उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है और उनके बीच में बॉन्ड बना हुआ होता है। तो H के ऊपर जितना पॉजिटिव चार्ज है, Cl के ऊपर उतना ही नेगेटिव चार्ज है और उनके बीच में बॉन्ड बहुत छोटा होता है, लेंथ बहुत कम होती है। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डाइपोल। तो आपका जो HCl है उसे आप क्या कह सकते हैं, डाइपोल के एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं। ठीक है, बाकी ये इतना वो नहीं करना है अपन को, इतना थ्योरी नहीं पढ़नी है, सिर्फ एग्जाम्पल याद रखना है। तो यहीं पर आपके पास जो HCl वाला एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था वही थ्योरी लिखी हुई है, आपको तो सिर्फ एग्जाम्पल याद रखना है। NaCl भी आप कर सकते हो, KCl भी आप कर सकते हो, ध्यान रखना H2 नहीं होगा क्योंकि H2 के अंदर दोनों के ऊपर चार्जेस नहीं होते हमारे पास। तो ये देखिए आपके पास कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं और इनकी जो P की वैल्यू है वो दी हुई है, याद नहीं रखनी है, जनरली दिखाना था मुझे तो मैंने दिखा दिया। इंग्लिश मीडियम वाली बुक में भी ये लिखे हुए हैं। ओके, अब हमारा मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है कि किसी डाइपोल की वजह से अगर हमें पोटेंशियल निकालना हो तो वो हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो इसके लिए देख लीजिए, हाँ सबसे पहले डायग्राम पे चलते हैं। इस डायग्राम को देखिए क्योंकि ये डायग्राम हम बनाने वाले हैं। पहले इस डायग्राम को समझ लीजिए, हमारे पास ये एक्सिस x एक्सिस है, ये z है, एक डाइपोल हमने रखा है, वो डाइपोल कहाँ है, A पॉइंट पे तो -q चार्ज रखा है डाइपोल का, और B पॉइंट पे, ये B पॉइंट आपका यहाँ पर +q चार्ज रखा है। यानी जो हमारा डाइपोल है वो कौन सी डायरेक्शन में रखा हुआ है, z डायरेक्शन में रखा हुआ है। और P पॉइंट पर हमें पोटेंशियल निकालना है और हमारा ओरिजिन O से लेके P तक की जो डिस्टेंस है वो है स्मॉल r। ठीक है, ये हमारी डिस्टेंस हो जाएगी और जो डाइपोल की डायरेक्शन है वो हमारे ऑब्जर्वेशन पॉइंट वाली डिस्टेंस से कितना एंगल बना रहा है, थीटा। तो यहाँ पर एंगल बना हुआ है हमारा थीटा। ओके, आई होप ये चीज हमें समझ में आ चुकी है। अब इसकी थोड़ी सी थ्योरी पढ़ते हैं। देखो, हाँ, सो माना डाइपोल के +q और -q चार्ज z अक्ष पर ओरिजिन के दोनों तरफ d/2 दूरी पर रखे हुए हैं। यानी कि हमारा ओरिजिन अगर यहाँ पे है और हमारा +q ऊपर रखा हुआ है और -q नीचे रखा हुआ है, तो ये डिस्टेंस है d/2 और नीचे वाली डिस्टेंस भी कितनी लेंगे अपन, d/2। O से R दूरी पर हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, तो O से R दूरी पर यहाँ पर हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट P है, जहां पर हमें पोटेंशियल का मान ज्ञात करना है। OP लाइन जो है, ये O था, OP लाइन Z के साथ कितना एंगल बना रही थी, थीटा एंगल बना रही है। ठीक है, अगर मान लीजिए +q और -q से P की दूरियां R1 और R2 है, तो ये डायग्राम में देख लीजिए थोड़ा सा, ये R1 जो है ये +q से है ना, यहाँ से लेके ये +q है, तो ये जो डिस्टेंस है P पॉइंट की, दिस इज R1, और ये -q जो है इसकी जो डिस्टेंस है वो आपके पास कितनी दे रखी है, R2। अभी M और L के बारे में मैंने कुछ नहीं बताया है, R1 R2 हमारे पास चार्ज की है। तो बताइए +q से R1 दूरी पर अगर पॉइंट P है तो P पॉइंट पर पोटेंशियल इस +q की वजह से कितना होगा, सिंपली KQ/R1। और इसी तरह से -q से R2 दूरी पर P पॉइंट है, उसकी वजह से पोटेंशियल कितना होगा, माइनस का KQ/R2। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, +q की वजह से पोटेंशियल ये हो गया, -q की वजह से पोटेंशियल ये हो गया, k की वैल्यू हमारे पास ये हो गई, टोटल पोटेंशियल कितना आएगा, दोनों का ऐड कर दो, φ1 + φ2। तो यहाँ पर KQ/R1 - KQ/R2, तो यहाँ पर हमने LCM ले लिया R1 R2 और ये निकाल लिया। वैसे इसकी जरूरत नहीं है, आप यहीं तक भी ले सकते हैं। नॉर्मली हम क्या करेंगे, KQ कॉमन लेंगे, 1/R1 - 1/R2। अब हमें क्या करना है, थोड़ी सी हम क्या करते हैं, ज्योमेट्री करते हैं। R1 और R2 को ज्ञात करने के लिए हम P को सेंटर मान के त्रिज्या R यानी रेडियस R का एक आर्क, चाप को बोलते हैं आर्क, ML ड्रॉ कर रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा ये ड्रॉ आपको करके बताती हूँ। हमारे पास ये Z था, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास था +q और यहाँ पर हमारे पास था -q, ऊपर हमारा पॉइंट आ रहा है P, Z पे छोड़ो, ये ओरिजिन था, है ना, और यहाँ से हमें
P पॉइंट यहाँ पर मिला है। अब इस P पॉइंट में, और ये दूरी R है, आप बताइए P पॉइंट पर अपना जो प्रकार होता है, आपका प्रकार होता है, उसको रख के और R रेडियस का अगर आप एक चाप काटेंगे तो आपको वो चाप कैसा दिखेगा? आपको वो चाप ऐसा दिखेगा। यहाँ पर हमें चाप मिलेगा इस तरह से, ये देखिए, ठीक है, मुड़ा हुआ बना दिया मैंने, ओके। और यहाँ पे हमारा पॉइंट, वो चाप जो है M हो गया और ये मेरा L हो गया। अब यहाँ पे आप देखिए, अगर R दूरी है और P पॉइंट यहाँ है और यहाँ पर अगर आप एक चाप काटते हैं और ये आपका M है, ये L है, तो अगर मैं P से L को मिलाऊं तो भी मुझे दूरी कितनी मिलेगी? R मिलेगी। और अगर मैं P से M को मिलाऊं तो भी मेरी दूरी कितनी होगी? R होगी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, M से लेके P तक को मिलाते हैं। तो M से लेके जो P तक की दूरी होगी, ये देखिए, M से लेके जो P तक की दूरी होगी ये भी हमारी R होगी, और L से लेके P तक की जो दूरी होगी वो भी हमारी क्या होगी? R होगी। अब एक चीज और है, यहाँ पर हमें मिला है A पॉइंट और यहाँ पर हमें मिला है B पॉइंट। ये एंगल जो है, हमें थीटा कौन सा एंगल मानना है? थीटा एंगल हमें, देखो थीटा एंगल कौन सा बना हुआ है, ये एंगल थीटा बनाया हुआ है हमारे पास, ठीक है, ये एंगल थीटा है। अब हमें यहाँ पर वैल्यू निकालनी है। अब देखिए, स्मॉल r की वैल्यू बहुत, ml जो रेखा है, हाँ, ये कह रहा है कि जो अगर r है, स्मॉल r जो है, अगर वो डाइपोल की लेंथ से बहुत ज्यादा बड़ी है तो जो चाप हमें ml ऐसा मिला है, ml, वो मुड़ा हुआ ना होकर हम उसे स्ट्रेट लाइन मान लेते हैं, m इंटू एल। क्योंकि आप देखिए, बताती हूँ क्यों ऐसा क्यों मान सकते हैं। अगर आप R को जितना दूर लेते जाएंगे और लेते जाओ और लेते जाओ तो चाप छोटा से छोटा होता जाएगा, और अगर कोई बड़ा कर्व है तो उसको काट लो, उसको और काट लो, उसको और काट लो, तो यहाँ पे लास्ट में जो कर्व बनेगा वो हम क्या ले सकते हैं? एक स्ट्रेट लाइन की तरह ले सकते हैं, स्ट्रेट लाइन। इसलिए जो M और L है, इस ML को हम क्या मानेंगे? एक स्ट्रेट लाइन मानेंगे। यानी इसे हम, है तो ये चाप लेकिन हम इसे सीधी रेखा मानेंगे, और ये हमारा एंगल कितना है? यहाँ पे थीटा है। ओके, आई होप ये हमारा एंगल थीटा है। अब ध्यान से समझिएगा, हमारे पास यहाँ पे ट्राइंगल कौन से बन रहे हैं। थीटा हमारा क्या है? थीटा हमारा है एंगल BOP। बी कौन सा बन रहा है हमारे पास? BOP, यानी हमारे डायग्राम में एंगल कौन सा है? BOP। अच्छा, बी इन्होंने ऊपर लिया है क्या? हाँ, बी ऊपर लिया है, कोई बात नहीं है, हम यहाँ पे भी ले लेते हैं। ये बी हो गया हमारा और ये हमारा एंगल हो गया। तो BOP हमें कितना दिया हुआ है? थीटा। ये देखो, BO हमारा यहाँ पे है और P हमारा यहाँ पे है, तो ये एंगल थीटा आ गया। इसी BOP को हम किसके इक्वल मान रहे हैं? यहाँ पे OBM के इक्वल मान रहे हैं। OBM के इक्वल मान रहे हैं, एंगल OBM। बताइए कौन सा एंगल है? एंगल OBM हाइलाइटर से बता रही हूँ, हाइलाइटर वैसे आएगा नहीं। O यहाँ पे है, B यहाँ पे है, M, यानी कि ये वाला एंगल की बात हो रही है कि ये वाला एंगल भी थीटा होगा। और ये एंगल क्यों थीटा होगा भाई? देखिए, अगर हमारे पास इस आर को बहुत ज्यादा लंबा लो, बहुत ज्यादा लंबा लेते जाएंगे, तो देखो, अगर कोई लाइनें इस तरह से है, इन लाइनों को जितना लंबा आप खींचते जाओगे, जितना लंबा खींचते जाओगे, ये लाइनें उतनी ज्यादा पास में आती जाएगी, उतनी ज्यादा पास में आती जाएगी। तो हमारे पास आगे जाके जितना लंबा हम लेते जाएंगे, ये एक दूसरे के उतना पास में आती जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? इनको लगभग एक दूसरे के पैरेलल मान सकते हैं। और अगर कोई दो लाइनें पैरेलल होती है और उनको एक तिरछी लाइन काटती है, तो जो एंगल यहाँ बनता है वही एंगल यहाँ पर बनता है। तो ये हमारा दिया हुआ था और ये हमने बराबर माना है। तो देखिए कैसे बना, अब आपको समझ में आ जाएगा। तो ये एंगल अगर थीटा है यहाँ पे, तो ये एंगल भी आपके पास क्या हो जाएगा? थीटा, क्योंकि यहाँ पर हम जो PM लाइन है उसको पैरेलल मान रहे हैं, किसके? OP के मान रहे हैं, क्योंकि हमारा जो R है वो D से बहुत बड़ा है। यानी ये लाइनें छोटी नहीं है, ये बहुत लंबी जा रही है। तो जैसे जैसे ये लंबी जाती जाएगी, एक दूसरे के नजदीक आती जाएगी, तो लगभग हम इसको क्या मान रहे हैं? पैरेलल मान रहे हैं। तो ये एंगल भी हमारा क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। चलिए, और ये OBM किसके इक्वल आ रहा है? OAL के। तो सिमिलरली OAL, यही चीज नीचे वाले ट्राइंगल में लगा दो, यही चीज क्या करना है? OAL। तो आगे क्या किया गया है? आगे यहाँ पर देखो, इस L को मिलाया गया है इससे। एक मिनट, जस्ट यहाँ पे परपेंडिकुलर भी डाला होगा इन्होंने, हाँ, ML रेखाएं BP तथा, हाँ, ये देखो, अगर ML को एक सरल रेखा मान लें तो जो BP है और AP है ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएगी। BP और AP कहाँ अपने पास? BP और AP, ये यहाँ पर क्या हो जाएगी? ML पे परपेंडिकुलर हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है।
बीपी लाइन कौन सी है, ये देखो बी और पी, तो यहाँ पे आपका एक 90 का एंगल बनेगा। सिमिलरली ये जो एल है वो भी आपके पास इसको भी अगर आगे बढ़ा देते हैं, इसको हम आगे बढ़ा देते हैं इस तरह से, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, जस्ट अ मिनट, इस डायग्राम में इसको माइनस क्यू से है, हाँ इसको माइनस क्यू से है। इस वाले पिक्चर को थोड़ा सा मैं जूम करके आपको दिखाती हूँ, पर इसमें जूम का सिस्टम है नहीं शायद, इसमें जूम का सिस्टम है नहीं, हाँ इसमें शायद थोड़ा डायग्राम क्लियर है हमारे पास। मैं जूम दिखा नहीं पा रही हूँ आपको, हाँ यहाँ पर एक बार देख लीजिए आप थोड़ा सा। एक्चुअल में ये जो आपको यहाँ पे हाइलाइटर से फिर भी दिख जाएगा, हाँ ये आपका जो यहाँ पर चार्ज दिख रहा है आपको प्लस क्यू, और ये आपका सॉरी माइनस क्यू दिख रहा है, और ये आपके पास प्लस क्यू, इन्होंने दोनों ही चार्ज ले लिए। वेट यार, हिंदी में ले लो कोई दिक्कत नहीं है, हाँ यहाँ पे हाईलाइटर ले लेती हूँ। तो अब यहाँ पर देखिए आप, एक्चुअल में हमने जो डायग्राम बनाया, हम एल को बहुत आगे ले गए, यहाँ पर पी पॉइंट पे फोकस कीजिए, ये जो पी पॉइंट है इससे यहाँ पे एल तक का ये हमने आर्क लेंथ ड्रॉ किया था, ये एम एल हमने यहाँ पे ड्रॉ किया था, ठीक है, ये हमने यहाँ पे ड्रॉ किया था। तो यहाँ पे M से लेके L तक हमारी जो लाइन है, यही L वाली लाइन को आगे की तरफ बढ़ाने पर ये किससे मिल रही है, माइनस क्यू से मिल रही है, और P से लेके B तक की जो लाइन है ये आगे बढ़ाने पर M पे जा रही है। M और L पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, बस वो मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि ये जो मैंने लाइन खींची है ना, इसको डायग्राम को मुझे थोड़ा सा इस तरह से बनाना चाहिए था, तो ज्यादा सही होता है ये। अब देखो सही बनाती हूँ ना, ऊपर हमारा चार्ज था प्लस क्यू और नीचे हमारा चार्ज था माइनस क्यू। हो क्या रहा था, यहाँ से ये P पॉइंट था, नहीं सॉरी और ऊपर ले लेती हूँ थोड़ा, ये P पॉइंट था, तो यहाँ पे ये माइनस क्यू था और ये माइनस क्यू था यहाँ से मिला हुआ। जो आर्क लेंथ ड्रॉ किया था ना, वो आर्क यहाँ पे इस तरह से था, ये एम एल था, ये देखिए अब आपको समझ में आएगा, ये एम था और ये यहाँ पे था एल। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, ये 90 बन रहा है और यहाँ पे भी ये 90 बन रहा है। क्यों बन रहा है, इसका मैं रीजन समझाती हूँ। पी पॉइंट को सेंटर मान के आर त्रिज्या का अगर हमने एक चाप काटा है एम एल, तो हमें पता है कि रेडियस हमेशा सरकमफ्रेंस पे कितना एंगल बनाती है, 90 बनाती है। तो P से लेके M पर भी 90 बनेगा, L पर भी, तो यहाँ पर भी 90 बनेगा और यहाँ पर भी आपके पास ये एंगल भी 90 है, और ये एंगल हमारे पास थीटा है। तो हम जो ट्राइंगल लेंगे वो कौन सा लेंगे, OBM। तो ट्राइंगल OBM, इस ट्राइंगल OBM के अंदर देखिए ये जो वैल्यू है वो कितनी है हमारी, d/2 है, ठीक है। तो cos थीटा निकालो एक बार, cos थीटा कितना होगा, तो 90 डिग्री यहाँ पे बन रहा है ना, और जो थीटा होता है, थीटा का बेस हमारे पास कितना होता है, cos थीटा होता है बेस यानी आधार बटे कर्ण। तो बेस हमारे पास कितना होगा इस ट्राइंगल का, d/2 सॉरी हाइपोटेन्यूज हमारे पास है 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है, और बेस हमारे पास कितना हो जाएगा bm, आधार तो हो जाएगा bm, और जो कर्ण है वो कितना हो जाएगा ob, ये हमारे पास हो जाएगा cos थीटा, ठीक है। अब हमारे पास कितना हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा bm, OB की वैल्यू कितनी है, d/2, तो यहां से देखिए bm की वैल्यू हमें मिलेगी d/2 cos थीटा। तो डायरेक्टली मैं आपको रिजल्ट दिखा देती हूँ, ये देखिए b/m जो है, ये bm जो है वो किसके इक्वल आ रहा है, d/2 cos थीटा। अब सिमिलरली नीचे वाले ट्राइंगल में आप खुद करके देखिएगा, नीचे वाला ट्राइंगल ये रहा, ये 90 डिग्री बनेगा एल पे, यहाँ पे 90 है, ठीक है, और जो थीटा बनाया था वो आपके पास मैंने थीटा बता ही दिया था, तो यहाँ पे आपको जो cos थीटा मिलेगा वो मिलेगा AL/AO। तो A से लेके O तक की डिस्टेंस कितनी है, d/2 है, तो ये भी कितना आ जाएगा, d/2 cos थीटा हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। ओके चलिए, तो हमारे पास AL की वैल्यू आ चुकी है। अब R जो है वो AP, MP और LP के इक्वल है। डायग्राम में देखते हैं, R जो है वो AP, LP और MP के इक्वल है। हाँ, जब हमने P को सेंटर मान के और R त्रिज्या का चाप काटा, तो चाप पे हमारा M आ रहा था और यहाँ पे L आ रहा था, तो जाहिर सी बात है कि MP भी कितना होगा, R होना चाहिए, और LP भी कितना होना चाहिए हमारे पास, R होना चाहिए। तो MP भी R होगा और ये हमारे पास OP है, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पर लिख रखा है क्या, यस, MP, LP और AP कैसे होगा, APR कैसे होगा, AP नहीं लिखना है यहाँ पे, हमारे पास चाप तो आल काटा है, तो ये गलत हो गया, यहाँ पे MP, OP और LP आएगा, AP नहीं आएगा, OP आएगा यहाँ पे, है ना, OP आएगा, OP आ रहा है, और MP ठीक है,
और एलपी भी ठीक है। ये हमारे पास आर होगा, यहाँ पे ओपी होगा, दोनों किसके इक्वल होंगे, ओपी के इक्वल होंगे, ये हमारे पास आर के इक्वल हो जाएंगे। अब बी से पी की दूरी देखिए इस ट्राइंगल में बी यहाँ पर है और पी यहाँ पर है। अगर मैं मुझे बीपी निकालना हो, डायग्राम से देखिएगा, इस बड़ी वाली दूरी में से मतलब एमपी में से मैं किसको माइनस कर दूं, एमबी को। ध्यान से देखिए, एम से लेके पी तक की पूरी लंबाई है, उसमें से ये छोटी वाली लेंथ अगर मैं माइनस कर दूं तो बचेगा क्या, बीपी बचेगा। तो बीपी मेरा क्या है, एमपी माइनस एमबी, और एमपी अभी हमने देखा किसके इक्वल है, आर के इक्वल है, और एमबी क्या है, बीएम, जो कि कितना है, d/2 cos थीटा। तो ये कितना आ जाएगा, d/2 cos थीटा। तो बीपी हमारा कितना आ रहा है, r माइनस d/2 cos थीटा। सिमिलरली R2 कितना है, वो है हमारा AP, और AP को आप क्या लिख सकते हो, तो पिक्चर में देखिए AP को आप क्या लिख सकते हो, ये रहा A और ये रहा P। A से लेकर P तक की लेंथ को ध्यान से देखिएगा, A से लेके P तक की, A से लेके P तक की लेंथ को देखिए, आप लोग पिक्चर में देखिए जब तक मैं समझाती हूँ। ए से लेके पी तक की लेंथ को, एपी को आप तोड़ सकते हैं ए से लेके एल तक प्लस एल से लेके पी तक। एलपी हमारा क्या है, ये तो हमारा आर के इक्वल आया ही था, और जो एल है वो एल हमारा कितना आया था, d/2 cos थीटा। तो आर प्लस d/2 cos थीटा, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये r प्लस d/2। तो ये हमारा हो गया R1 और ये हमारा हो गया R2। आई होप इट इज क्लियर। ये R1 R2 के मान हम इक्वेशन 1 में रख देते हैं। तो इक्वेशन हमारी कौन सी गई थी, ये वाली इक्वेशन 1। तो R2 माइनस R1 अपॉन R1 इंटू R2। तो ये देखिए R1 माइनस R2 अपॉन R1 इंटू R2। तो यहाँ पे R से R कैंसिल आउट हो जाएगा, d/2 cos थीटा और d/2 cos थीटा कितना हो जाएगा, 2d cos थीटा हो जाएगा, और नीचे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी कितना हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम जानते हैं कि R बहुत बड़ा है, करेक्ट, R बहुत बड़ा है, तो जाहिर सी बात है d बहुत छोटा हो जाएगा, d बहुत छोटा हो जाएगा। तो डी स्क्वायर वाला टर्म, क्योंकि देखो डी बहुत छोटा है तो ऑब्वियसली ये वाला टर्म बहुत छोटा हो जाएगा, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। जैसे ही हम इसको अवॉइड करेंगे रिमेनिंग टर्म हमारे पास आ जाएगा ये, तो रिमेनिंग टर्म आ जाएगा Q इंटू डी, क्या होता है, डाइपोल मोमेंट P, P इज इक्वल टू क्या होता है, QD। वैल्यू रखेंगे KP cos थीटा अपॉन R स्क्वायर, जो कि मैंने आपको बताया था डाइपोल की वजह से पोटेंशियल की वैल्यू होती है। ओके, सिमिलरली हमारे पास फाई का फॉर्मूला आ गया है KP cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। अगर हम यहाँ पे R मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ पर भी R मल्टीप्लाई कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और R इंटू पी कॉस थीटा को आप क्या लिख सकते हो, P वेक्टर डॉट R वेक्टर। तो उस कंडीशन में, और नीचे क्या आ जाएगा, R क्यूब, तो ये हमारा हो जाएगा P डॉट R इंटू R क्यूब। ओके, हमारा ये हो जाएगा। इस टर्म की फिलहाल नीड नहीं है, जरूरत नहीं है, सिर्फ फाई को इतना ही समझ लीजिए। अब थीटा के अलग अलग वैल्यूज पे देख लो, क्योंकि कॉस थीटा यहाँ पे है, तो जब थीटा 90 होगा तो पोटेंशियल 0 हो जाएगा, और जब थीटा 0 होगा तो पोटेंशियल मैक्सिमम हो जाएगा। तो थीटा अपना 90 हो जाएगा तो cos थीटा 0 हो जाएगा। तो देखना है कि थीटा 90 कहाँ था, ये थीटा था हमारा, और ये डाइपोल था यहाँ पे प्लस क्यू और माइनस क्यू, ऑब्जर्वेशन पॉइंट P था। तो थीटा 90 होने का मतलब है, और ये हमारी क्या है, Z एक्सिस थी, जिसे हम डाइपोल की एक्सिस भी बोलते हैं, क्योंकि डाइपोल जिस लाइन पे रखा हुआ होता है उसे डाइपोल की एक्सिस बोला जाता है। अगर आप इस थीटा को 90 पे रखते हो, यानी कि P आपका कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, और ये आपका 90 एंगल हो गया, तो इसका मतलब ये डाइपोल की एक्सिस के बिल्कुल परपेंडिकुलर है। तो ये द्विध्रुव का क्या हो जाएगा, निरक्ष हो जाएगा, कि उसका एक्सिस नहीं है। तो यहाँ पे हमें पोटेंशियल 0 मिलेगा, और अगर थीटा 0 कर दो तो P पॉइंट उठ के Z एक्सिस पे आ जाएगा, यानी खुद डाइपोल की एक्सिस पे अगर हम पोटेंशियल निकालें तो हमें मैक्सिमम वैल्यू उसकी मिलेगी। ठीक है, इंग्लिश में भी दिखा देती हूँ। तो ये हमारा यहाँ तक हो गया था, ये ज्योमेट्री मैंने आपको बता दी थी, ये हमारा कैलकुलेशन वाला पार्ट था, और ये हमारा वेक्टर के फॉर्म में था, और ये हमारा मैक्सिमम वैल्यू आ गया था यहाँ पे। बस इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालेंगे कल। आज हमारा हो गया है पोटेंशियल तक। सो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड हैव अ गुड डे।